पिछले हिस्से में आपने देखा था। नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के 5वें एपिसोड में, जहां हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें ले जाएगा खुशी की ओर। इस पॉडकास्ट में हमारे प्रोडक्शन टीम ने हमारे लिए कुछ अच्छे से सवाल चुन चुन के रखे हैं जो हमको भी पता नहीं है, और हम आप लोगों के साथ वो प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं सुनीता राव पुणे से, जो वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ 15 सालों। नमस्ते, और मैं हूं अंकिता ओझा, और मैं वेलनेस और थेरेपी की दुनिया में पिछले 6 साल से जुड़ी। तो चलिए आज की मस्ती शुरू करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट सवाल मैं पूछती हूँ। हाँ जी। अच्छा, लोगों को हिप्नोथेरेपी के बारे में अक्सर क्या गलतफहमी होती है? बहुत सारी गलतफहमियां हैं। पहले जब मैंने चालू किया था 15 साल पहले, तब तो बहुत सारी गलतफहमियां थी, क्योंकि कई लोग ने स्टेज हिप्नोसिस देखा था और आए थे, जहाँ कोई हिप्नोटिस्ट स्टेज पे किसी को कुकड़ू कराता है या कुछ पागल की तरह बिहेव करता है। वो सब स्टेज हिप्नोसिस है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उससे किसी का जिंदगी बदल नहीं सकता है। और वही हम तरीका अपनाते हैं, पर थेरेपी के माध्यम में अपनाते हैं। मतलब हम किसी इंसान की जिंदगी को बदलने का, उसका नजरिया बदलने का, उसका सोच बदलने का, बिहेवियर बदलने का जो तरीका है, वो उसको थेरेपी बोलते हैं। तो हिप्नोथेरेपी इज क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जो हम करते हैं, जो मतलब एक जरिया है जिससे आप ठीक हो सके। ओके, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। और कई लोगों को गलतफहमी इस एंटरटेनमेंट के जो स्टेज पे दिखाते हैं उससे है, पर वो हम लोग करते नहीं है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। दूसरा है कि कई बार जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि हम उनको ट्रांस में ले जाते हैं, मतलब एक सुलाते हैं, रिलैक्स करा देते हैं। तो हम उनके क्या डेबिट कार्ड का पिन और क्रेडिट कार्ड का पिन ले लेंगे उनसे। पर मैं उनसे ये कहती हूँ कि मैं आपसे पिन मांग भी लूं तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड तो आपके पास है, मैं पिन लेके क्या करूं? ओके, तो कई ऐसे चीजें हैं जो लोग घबराते हैं इससे। पर मैं 15 साल से इस काम को कर रही हूँ, और मेरे और भी बहुत सारे साथी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और सबके साथ और सबको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और किसी ने भी किसी का पिन नहीं लिया है, और किसी के भी जिंदगी खराब नहीं हुई है। एक विश्वास क्रिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि कई लोगों को डर बहुत है, अपनी जिंदगी में बहुत डर लगता है। तो वो हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि वो डर हम उनके मन से निकालें, और उनको एक इस ऐसे मकाम पे लेके आए जहां हाँ वो अपने पे, खुद पे विश्वास करे और हम पे भी विश्वास करे, और ये थेरेपी के माध्यम से उनको जो भी फायदा मिलना होगा वो उसको भरपूर ले तो कई बार लोग ये भी लालचन लगाते हैं कि आप वशीकरण कर रहे हैं, पर हम वशीकरण नहीं कर रहे हैं, हम थेरेपी कर रहे हैं। और इसमें आप सब याद रहता है आपको, जो भी हम आपसे कह रहे हैं, और जो आप कह रहे हो वो भी आपको याद रहता है, और रिकॉर्ड हम करने देते हैं मोबाइल फोन पे। ऑडियो रिकॉर्डिंग हम एनकरेज करते हैं कि लोग करें, ताकि उनको खुद पता रहे कि उन्होंने क्या कहा था और हमने क्या कहा था सेशन। तो कई चीजें हैं जो हम उनके विश्वास रखने के लिए करते हैं। ये एक माध्यम है जिससे आप अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट को ठीक कर सकते, और बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ना कोई दवाई खाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत, सिर्फ 2-3 सेशंस लेने की जरूरत है, और उससे काफी फायदा होता है। एक और जो चीज है, कई लोग सोचते हैं कि आप लोग पैसा बहुत लेते हैं,
पर हम पैसा इसलिए लेते हैं और थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं क्योंकि कई लोगों को हम जब उनका दृष्टिकोण बदल देते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, और वो जिंदगी जो बदल जाती है वो पूरी जिंदगी के लिए है उनके साथ में। ये नहीं कि 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी उनकी बदल जाती है। और एक अंदर से जो उनको शांति मिलती है उसका तो कोई कीमत नहीं, राइट। तो हम जो लेते हैं वो उस मकाम तक उनको पहुंचाने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए, उनके साथ लगे रहने और को उनकी मदद करने के, ये इसके लिए हम पैसे वो जितना एक्चुअली उसका कोई मोल नहीं है, पर क्योंकि इस दुनिया में एक ही सिस्टम है जो पैसे का लेन देन है, इसलिए हम लोगों को पैसा लेना पड़ता है। हिप्नोथेरेपी बहुत सेफ और बहुत ही शॉर्ट छोटे वक्त में बड़ा धमाका, इतना ही मैं कह सकती हूँ। आई थिंक आपने मोस्टली तो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट मेरी एक्सपीरियंस में भी पहले तो मैं काफी क्लियरली अगर आपको बताऊं हिप्नोसिस क्या है, तो जैसे आप रात को सो जाते हैं तो उस टाइम आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है और आपका माइंड भी नहीं है, आप पूरी गहरी नींद में चले जाते हैं जब आप सपने देखते हैं। हिप्नोसिस में आपका शरीर उसी लेवल का रिलैक्स रहता है, लेकिन आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। तो इसके लिए जब हम बोलते हैं कि बहुत ही सेफ स्पेस है, रिलैक्स है, तो आपकी बॉडी रिलैक्स है लेकिन आपका माइंड एकदम अलर्ट होता है। इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं आपका माइंड रिलैक्स उतना अलर्ट रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ लोग इतने रिलैक्स हो जाते हैं जो थोड़े नींद में चले जाते हैं, बट जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है हम बुला बुला के वो माइंड को एक्टिव रखते हैं, क्योंकि हम पूरी थेरेपी के टाइम आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है थेरेपी। तो क्योंकि आपका माइंड अलर्ट है तो आपको ज्यादातर लोगों को पूरा सेशन याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, क्या वो बात कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, किस चीज का क्या जवाब दे रहे हैं, उनका उस चीज पे काफी कंट्रोल रहता है। तो थेरेपी हिप्नोथेरेपी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, जहां से आपसे आपके सारे सीक्रेट्स निकाल लिए जाएंगे, जहां जो आप नहीं भी बताना चाह रहे हैं वो भी निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है हिप्नोथेरेपी में। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर आपका कोई इशू है कि सपोज आपके बॉस से रिलेटेड कोई आपका इशू है जिसको आप लेके आए हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से सिर्फ उस इशू से रिलेटेड जो रेलेवेंट चीजें होंगी वो ही थेरेपी के टाइम पे बाहर निकलेंगी, उसके अलावा नहीं कुछ आएगा बाहर, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि जो रेलेवेंट चीज है मैं उसकी तरफ ही ध्यान दूंगा, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस पे भी उतना विश्वास रखिए जितना आप अपने ऊपर और अपने थेरेपिस्ट के ऊपर रख रहे हैं। और क्योंकि हम थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपने थेरेपिस्ट पे भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर हम हमेशा रेकमेंड करेंगे कि आप उसके पास जाइए जहाँ पे आप भरोसा रख पा रहे हैं। तो क्योंकि थेरेपी के प्रोसेस में भरोसा विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर आप और हम हर सेशन से पहले हमारा स्टैंडर्ड रहता है कि पहली बात तो हम कंसेंट हमेशा रहते हैं कि डू वी हैव परमिशन टू वर्क विद यू, और सेकेंडली हम ये भी पूछते हैं कि डू यू ट्रस्ट अस, कि हम ये कर सकते हैं। तो ना ही हम पे ट्रस्ट होना जरूरी है पर खुद पे भी ट्रस्ट होना जरूरी है कि नहीं अभी मेरा हो गया, अभी मुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। और वो जब आप एटीट्यूड लेके थेरेपी में आते हैं तो थेरेपी कैन बी मैजिकल, जो हमने एक्सपीरियंस भी किया है, खुद भी किया है और क्लाइंट्स के साथ भी किया है। और एक और जैसे कितनी बार जैसे सुनीता जी ने एग्जांपल दिया था कॉग्निटिव थेरेपी का, तो कितने लोगों को लगता है कि थेरेपी तो क्या बातें करी, ज्ञान दिया और पैसे लेके चलते बने। तो कितनी बार लोगों को लगता है कि थेरेपी मतलब बातें, जैसे इस चीज के ऊपर बहुत जोक भी होता है कि थेरेपिस्ट 2 घंटा आपका एक पैड लेके बैठा रहेगा कि अच्छा ओके ओके सुना और 1 घंटे के बाद टाइम ओवर और चलो पैसे दो। लेकिन एक्चुअली थेरेपी इज नॉट ओनली के हाँ हम बातें सुन रहे हैं, थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है एक नए पर्सपेक्टिव जानने का, जो कई बार आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाते। इनफैक्ट आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके माँ बाप भी वो पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते, क्योंकि सब लोग उस सिचुएशन से बहुत ज्यादा जुड़े हैं और आपको एक थर्ड पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। और क्योंकि थेरेपिस्ट बहुत सारे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग लिया है और वो अपने जजमेंट को छोड़ने की एक काबिलियत रखते हैं। तो इसके लिए जब आप उनसे कुछ बातचीत करते हैं, वो बातचीत का जो वैल्यू रहता है, उस बातचीत से जो आपको समझ आती है अलग नई चीजों की, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूं, जैसे मैं थेरेपिस्ट हूँ लेकिन मैं खुद भी थेरेपी करवा, एक बहुत ही किसी भी थेरेपिस्ट की
अच्छे थेरेपिस्ट की पहचान ये है कि वो कभी अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो इसी के लिए अगेन एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ से खुलता है कि आप थेरेपी के लिए तब नहीं जाते जब आपकी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। उस चीज का इंतजार नहीं करते कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी है, मैं खुद संभाल लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो ठीक है, थोड़ी परेशानी है, वो तो सबको होती है, इसमें क्या है। और यही सोच सोच के लोग कई बार इतना रिप्रेस कर लेते हैं अपने इमोशंस को, इतना दबा लेते हैं, इतना सफर करते हैं कि वो इमोशंस क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी शरीर में कोई जगह ढूंढ के उसको एक डिजीज के रूप में आपके सामने बाहर निकलते हैं। तो पर तब आते आते वो इतना लेट हो जाता है कई बार, फिर आपको पेन सफर करना पड़ता है और फिर सब घूम फिर के फिर आप थेरेपी की तरफ पहुंचते हैं। तो क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि आज हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक साइन है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एरिया है जहां आप परेशान है, तो उससे ज्यादा जूझने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कुछ खराब होता है, कोई कील आपको लगानी है, आप खुद लगा लेते हैं, उसके लिए आपको प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। कोई दरवाजा टूट रहा है, आप उसको ठीक कर देंगे, आप एक बार, दो बार, चार बार उसको ठीक करेंगे। पर अगर वो आपको दिख रहा है बार बार टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, कभी आप फिर सोचेंगे कि अब मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तो थेरेपी भी वही है, जहां तक आप अपने इश्यूज को खुद हैंडल कर सकते हैं आप करिए, वो बहुत हेल्दी चीज है। लेकिन जहां पे आपको दिख रहा है कि ये हैंडल नहीं हो रहा है, चाहे वो फिजिकल इशू है, इमोशनल इशू है, मेंटल इशू है, वहां पे आपको प्रोफेशनल के हेल्प की जरूरत है और वहां पे थेरेपी आती है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि थेरेपी के लिए जाना बहुत बड़ी चीज है, बहुत हुआ है, बहुत गलत है, क्योंकि थेरेपी आज भी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लोगों को घर में मतलब इलेक्ट्रिशियन बुलाने में इतना कष्ट नहीं होता है जितना थेरेपिस्ट के पास जाने में होता है। जबकि इलेक्ट्रिशियन चलो 2 दिन 3 दिन बल्ब नहीं भी लगेगा तो घर में लाइट आ जाएगी, लेकिन खुद हम अपने आप को इतना परेशान करते हैं, हम इतना अपने साथ स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम किसी की मदद मांगे। तो उस चीज के लिए थेरेपी बहुत असर करती है। और ऑब्वियसली यहाँ 2 थेरेपिस्ट बात करेंगे तो हम तो भावुक होकर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली आप एक सेशन के लिए जाइए, ट्राई करिए और देखिए आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है कि नहीं होता है। तो हम बस बोलते हैं पहले सेशन के लिए जाइए, उसके आगे हमें पता है कि वैल्यू एडिशन होता है तो क्लाइंट्स वापस अपनी जिंदगी आसान करना जरूर चाहते हैं। एक चीज और मैं बोलूंगी यहाँ पे कि थेरेपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाइए। कई बार आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कई चीजों को लेके कुछ रुकावट आता है, तो थेरेपी सिर्फ प्रॉब्लम हटाने के लिए काम नहीं आता है, कई बार थेरेपी लाइफ बेटर करने के लिए भी काम आता है। तो कई बार थेरेपी के लिए आप उस लिए भी जा सकते हैं। तो हमेशा एक अगर आप ओपन माइंड से थेरेपी को अप्रोच करेंगे तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो कम कर ही सकती है पर आपकी लाइफ और प्रॉस्परस भी कर सकती है, बहुत और अच्छी भी बना सकती है। तो इस तरह थेरेपी के काफी ज्यादा मतलब काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और डेफिनेटली जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हम इतना पैशनेटली इतना क्यों बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको जरूरत लगे तो डेफिनेटली आप इसको एक्सप्लोर। अंकिता, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। थेरेपी वो टाइम पे नहीं करना चाहिए जब एकदम सब कुछ टूट गया हो, सब कुछ बिखर गया हो, पर उससे पहले ही अगर हम कर रहे हैं उधर ही हम अपना दृष्टिकोण बदल दें और हमारा बिहेवियर बदल दें तो फिर आगे जाके हम लोगों को इतना हद तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे अभी तो सब लोग जानते भी हैं, जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ तो पहले ही चले जाते हैं कि भैया बुखार ना हो, गला बंद ना हो जाए, तो डॉक्टर के पास पहले ही चले जाते हैं, या पहले ही घरेलू नुस्खे चालू कर देते हैं कि चलो अदरक का चाय पी लिया, चलो ये कर लिया। तो सेम है थेरेपी के लिए, आप वो अलग क्यों है? और मेंटल मतलब क्या है? दिमाग में जो हम सोच रहे हैं, अगर वो नकारात्मक सोच हमारी जिंदगी को रोक रहा है या हमारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ला रहा है, उसको क्यों ना हम ठीक करें। हाँ, हमारे घर के आसपास के लोग जो है वो अपना दृष्टिकोण जरूर देंगे आपको, पर एक न्यूट्रल दृष्टिकोण होता है जो मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर हूँ, ठीक है, और मैं आपकी जिंदगी जानती नहीं हूँ, आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उनको भी नहीं जानती हूँ, पर जो मैं दृष्टिकोण आपको दिखा सकती हूँ वो
कोई और आपको शायद ना दे पाए। जैसे एक गाइड होता है, कोई गाइड है, वो क्यों आपको सही राह ले जाएगा? आप जाएं तो जंगल पार आप खुद भी कर सकते हैं, राइट? पर अगर आपको जंगल के थ्रू एक गाइड लेके जाए तो आसान हो जाता है ना रास्ता। सेम है, गाइड सेम गाइड है जो थेरेपी कराते हैं, जो थेरेपिस्ट बनते हैं, सिर्फ यही फर्क है। और इमोशनल पेन, जो जज्बात का दर्द हो या सोच विचार में दर्द, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक दर्द। तो ये समझना हम लोगों को बहुत। बिल्कुल। चलिए मैं लास्ट वाला आपके लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्या आपने अपने करियर में कोई ऐसा केस हैंडल किया है जिसे आपका हिप्नोथेरेपी की शक्ति में विश्वास और बढ़ गया? जी हाँ, तो पहला केस तो ये है कि जो मेरे पास क्लाइंट आई थी वो बहुत सालों से वो कंसीव करने की कोशिश कर रही थी। आई थिंक कुछ 5 या 6 साल हो गए थे उनकी शादी को, और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। और इनफैक्ट उनके 1 या 2 फेल्ड आईवीएफ भी हो चुके थे, और काफी परेशान थी क्योंकि उनके फैमिली में भी उनको एज का भी था कि एज भी बढ़ रही है। और 5-6 साल के बाद भी कंसीव नहीं किया था उन्होंने। तो जब हमने सेशन किया उसके बाद, और इनफैक्ट एक ही सेशन में आई थिंक उसके 3 महीने या 4 महीने के अंदर उन्होंने कंसीव कर लिया, और उनकी बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी थी और बहुत ही हेल्दी डिलीवरी भी थी। तो वो जब और ये केस भी मेरे थेरेपी के करियर में काफी जल्दी आया था, तो मेरे लिए उस चीज का विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो 6 साल 5 साल जिस इंसान जो इतना परेशान रह चुका है, जिसने दुनिया की हर चीज ट्राई कर ली है और फिर भी उनको सोल्यूशन नहीं मिला, तो वो हिप्नोथेरेपी के एक सेशन में उनको सोल्यूशन मिल गया। अब मैं समझती हूँ कुछ लोगों को एक सेशन में असर होता है, कुछ लोगों को 5-6 सेशन लगते हैं, 10 सेशन लगते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन कई लोगों को एक सेशन में भी हो जाता है। तो वो देख के मैं थेरेपी की पावर में मेरा बहुत ही अटूट विश्वास था, और जिसने एज अ थेरेपिस्ट भी मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि अगेन उस टाइम क्योंकि मैं नहीं थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट था कि मैं अच्छा कर पाऊंगी या नहीं। बट उस दिन मैंने ये सीखा कि थेरेपी हैपेंस डिस्पाइट द थेरेपी, कि जो जैसे आपने बोला था जो होना है वो क्लाइंट के लिए वो आपके थ्रू होगा, चाहे आपको वो ना भी आता हो तो वो आपके थ्रू हो जाएगा। और एक और छोटा सा केस था जहाँ पे एक क्लाइंट को अस्थमा के बहुत ज्यादा सिम्टम्स थे। तो वो थेरेपी करने के बाद उनके सिम्टम्स काफी इंप्रूव हो गए, और एक्चुअली उनकी इनहेलर से डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हट गई। तो वो भी मेरे लिए एक ऐसा केस था, क्योंकि तब तक मैंने ऐसे केसेस किए थे जहाँ पे मेंटल और इमोशनल इश्यूज थे, पर वो ऐसा फिजिकल इशू था जहाँ पे मैंने पहली बार रिजल्ट्स ऐसे देखे थे जहाँ पे एस्थमा प्रॉब्लम है और एस्थमा एक्चुअली इतना इंप्रूव हो गया कि क्लाइंट की जिंदगी आसान हो। तो वो मेरे लिए इतना बड़ा था कि मुझे लगा कि अरे मैं एस्थमा किसी का इंप्रूव हो गया इससे। तो वो उससे भी मुझे बहुत खुशी मिली थी, और मुझे लगा था कि एक्चुअली हिप्नोथेरेपी मेरी समझ से भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं उसकी टेक्निक समझती हूँ, हाँ मुझे पता है वो कैसे काम करती है, पर कुछ चीजें कई बार ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कि आप सिर्फ हाथ जोड़ सकते हो और आप थैंक यू बोल सकते हो भगवान को कि आप उस हीलिंग का हिस्सा बन सके। तो ऐसे काफी केसेस रहे हैं, पर ये 2 केसेस हमेशा मेरी एक नींव जिन्होंने मेरी बहुत स्ट्रांग बनाई है हिप्नोथेरेपी को लेकर। मेरे लिए जो एक यूनिक केस था वो एडिक्शन का था, स्मोकिंग का। एक आदमी थे जो 30 सिगरेट दिन में फूंक जाते थे, और बढ़ता ही जा रहा था, और उनका एडिक्शन कुछ 15-20 साल का एडिक्शन था। तो वो चाहते थे कि वो सिगरेट बंद कर, बिल्कुल सिगरेट फूंकना बंद कर। और कई बार एडिक्शन के केसेस में हम लोगों को देखना पड़ता है कि जो छोड़ना चाहता है उसकी दृढ़ निश्चय कैसी है, अगर वो वाकई में छोड़ना चाहता है या किसी के कहने पे छोड़ना चाहता है। अगर वो खुद छोड़ना चाहता है तो हम उनकी मदद करते हैं, पर कोई कह रहा है, बीवी कह रही है छोड़ दो इसलिए मैं इधर पहुंच गया, तो फिर वो काम नहीं करता। खुद के मन के आवाज होनी चाहिए। तो इनकी खुद की मन की आवाज थी, और इन्होंने खुद हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहा था, और उसके कारण वो सिगरेट फूकना बंद करना चाहता। तो एडिक्शंस के केसेस में हम लोगों को एक्स्ट्रा काम बहुत करना पड़ता है, और रोज के रोज हमको काम करना पड़ता है। तो 8
हिप्नोथेरेपी करना पड़ता है रोज, हर दिन 24 घंटे के अंदर एक थेरेपी होती है। तो उनके साथ में बहुत ही अलग 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 चीजें की मैंने 8 दिन में। और एक इंसान जो 8 दिन पहले 30 सिगरेट फूकता था दिन में, 8 दिन के बाद एक भी सिगरेट नहीं, और जो उन्होंने बंद किया आज तक उनका बंद ही है, दोबारा चालू नहीं। अभी हाल फिलहाल में मैंने उनसे बात किया था और उन्होंने अभी भी चालू नहीं किया, और उल्टा वो दूसरों को बोलते हैं अब आप सिगरेट फूकना बंद करो। तो ये जो चीज है, इसने मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिप्नोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है जिससे एक बार कोई चीज अगर छूट जाती है तो वो छूट जाती है, वो वापस नहीं आती जिंदगी में। एक ये केस था और एक माइग्रेन का केस था जो मैंने किया था, और वो माइग्रेन का केस बहुत मतलब एक ही सेशन में माइग्रेन चला गया। तो विश्वास करना, कभी कभी अब हमको भी रोज हम देखते हैं, रोज क्लाइंट के साथ एक मैजिक होते हुए देखते हैं, फिर भी कई बार होता है कि एक सेशन में एक चीज से वो एकदम जो इतने सालों का जो दुख है या दर्द है वो चला जाता है ना। तो वो एक ग्रेस होता है, भगवान का एक लीला होती है जिससे हमारे थ्रू होता है, और वो हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन भी देता है और बहुत एक सुकून भी देता है कि हम ये इस तरह का काम कर पा रहे हैं और हमारे माध्यम से हो रहा है। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, ऐसे माइग्रेन बहुत लोग दवाई लेते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, कभी लाइट का प्रॉब्लम होता है, कभी साउंड का प्रॉब्लम होता है। उनकी जिंदगी सच्ची में वाकई में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। जब उनको माइग्रेन होता है तब वो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। माइग्रेन एक तरह सर का दर्द, एक तरफ सर का वो सुनीता जी, यहाँ पे अगर मैं दर्शकों को बताऊं कि लास्ट ईयर मेरा अगेन माइग्रेन शुरू हुआ था और 15 दिन तक मुझे माइग्रेन का पेन था। लाइक मैं 15 दिन तक पेन में थी। हिप्नोथेरेपिस्ट होने के बावजूद मेरे दिमाग में नहीं खटका कि थेरेपी मैं करवा लूं, सेशन करा लूं, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था जिंदगी में कि मैंने सोचा नहीं। और मैंने किसी और बारे में आपसे बात करी और आपको बोला, आपने बोला चलो सेशन करते हैं। और वो क्या, मैं 15 दिन से मैं उस चीज के साथ स्ट्रगल कर रही थी। और हमने एक सेशन किया और ये आई थिंक मेरे ख्याल से कम 6-8 महीने पहले की बात है, और उस दिन से आज तक मुझे दोबारा सर दर्द नहीं। तो एक्चुअली ऐसा, मतलब मैं खुद कई बार भूल जाती हूँ कि अरे मेरे पास इतने टेक्निक्स हैं काम करने के, बट एक्चुअली अवेलेबल है, और अगर हम उनको यूज करेंगे तभी हमें एक्चुअली हेल्प हो पाएगा। बट हाँ, कितनी बार ऐसे केसेस होते हैं जो, और एक्चुअली वो 15 दिन का माइग्रेन था, उसके पहले भी मुझे बहुत सालों महीने में एक बार पेन होता था, महीने में, फिर कई बार 2 महीने में एक बार, पर वो बहुत कंसिस्टेंट था। बट एक सेशन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। तो अगर मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी बोलूं तो एक्चुअली ऐसी इट्स वेरी पॉसिबल, ऐसा होता है। तो बट लेकिन सुनीता जी, अब हम 2 थेरेपिस्ट बैठे थेरेपी के बारे में, आई एम श्योर हम तो 2-2 घंटा बात कर सकते हैं, 5 घंटा भी बात कर सकते हैं। बट अभी नेक्स्ट हम राउंड में जाते हैं, रैपिड फायर। कोशिश कर सकते हैं हम, ये हमारी पोटली है रैपिड फायर वाली कोशिश करते हैं कि अब हम जल्दी जल्दी जवाब देंगे, और लेट्स सी कैसे किस टाइप के सवाल आए हैं हमारे पास। तो पहले मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, अगर आप थेरेपिस्ट ना होते तो आप क्या कर रहे होते? शायद कंप्यूटर में एनिमेशन कर रही होती, जो मेरा काम था। इससे पहले मैं ग्राफिक्स एंड एनिमेशन एंड ये अपना इंटरनेट पे सब कैसे डालने का वो वाला मैं सिखाती थी स्टूडेंट्स। तो शायद मैं उसी फील्ड में रहती। अच्छा, और मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रही थी 10 साल तक। तो मैं शायद वो कर रही होती, लेकिन अब मैंने वो छोड़ दिया। अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शायद कुछ जानवरों के साथ कुछ काम करती, क्योंकि वो मुझे बहुत खुशी देता है। शायद किसी शेल्टर में या किसी और तरह से मैं जानवरों के साथ जरूर जुड़ती, तो मैं वैसा कुछ काम करती। जानवर तो मुझे भी बड़ा पसंद है अच्छा, रैपिड फायर में आपके लिए सवाल है, एक लंबे दिन के बाद आप कौन से तरीके से आराम करते हैं? तो मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी देता है वो है कोरियन ड्रामास। तो मैं बहुत कोरियन शोज देखती हूँ मैं बहुत बड़ी फैन हूँ।
आजकल के सारे बच्चे देखते हैं, सारे बच्चे देखते हैं। बिल्कुल, मैं तो 35 साल की हूँ, मैं तो अभी बच्ची भी नहीं हूँ, पर मेरे को इतनी खुशी मिलती है कोरियन ड्रामास देखने में, कोरियन गाने सुनने में। मैं बीटीएस फैन भी हूँ, मैं कोरियन शोज की फैन भी हूँ। तो अगर और कुछ नहीं, और खैर उसके बारे में भी मैं बहुत घंटों तक बात कर सकती हूँ, लेकिन कोरियन, अगर मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है तो बस मैं कोरियन शो लगा के ऐसे खुश होती रहती हूँ, और फिर देखते देखते मुस्कुराती रहती हूँ, उछलती रहती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कोरियन शो देख के। और अगर आप चाहे, मैं आपको भी रेकमेंड करना चाहूंगी, हम ऑफलाइन बात करेंगे, पर मैं आपको भी बोलूंगी कि इस शो को देखिए, आप एक देखिए बस मेरे कहने पे। तो मैं मेरा कोरियन शो मेरा तरीका अलग है। मैं क्रोशा करती हूँ, पेंटिंग या ड्राइंग करती हूँ, वो मुझको बहुत बहुत सुकून देता है। और डायमंड पेंटिंग कर तो मेरा तरीका तो जरा शांत होने का है, मुंह बंद रख के काम करने का है। तो दैट इज आई थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल सकती तो आप क्या चुनते? सुपर पावर आई थिंक हिप्नोथेरेपी चुनती, क्योंकि ये एक सुपर पावर ही है। जिस तरीके से हम 1 घंटा 1.5 घंटा में किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, किसी के विचार धारा बदल सकते हैं, आई थिंक वो सुपर पावर ही है, एक शक्ति है जिसका हम इस्तेमाल। तो आई थिंक दैट इज माई सुपर पावर। तो अगर मुझे चाहिए होता तो मैं सोचती, मेरे लिए होता कि किसी का भी पर्सपेक्टिव या किसी और का नजरिया देखने की पावर। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, अरे इस बंदे ने ऐसा क्या सोच के किया होगा, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या सोच के किया होगा। तो वो मुझे काफी हेल्प करेगा। और इनफैक्ट कई बार मैं ये भी सोचती हूँ, जानवरों को देख के, इतने प्यारे प्यारे होते हैं, रास्ते पे चिल कर रहे हैं, कोई उनको बुला रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे स्पेशली डॉग्स को या कैट्स को आप देखते हैं कि वो मतलब उनको किसी की पड़ी ही नहीं है। तो कई बार मुझे लगता है, दिमाग में आता है कि क्या चल रहा होगा इनके दिमाग में। तो मैं चाहूंगी कि ऐसी कुछ पावर कि मैं एक बार उनमें टैप करूं या एक बार कनेक्ट करूं, तो मैं समझ पाऊं कि किसी भी चीज के बारे में उनका क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से वो इस चीज के बारे में सोचते हैं। तो मैं वो सुपर पावर चाहूंगी। हाँ, शायद मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं, ग्रीडी हो जाऊं, और मुझे एक और सुपर पावर चाहिए कि मैं सब कुछ खा सकूं, मतलब सब कुछ पचा सकूं। तो मेरा जरा डेलिकेट स्टमक बचपन से ही, एंड मैं चाहती हूँ कि, और मैं खाती बहुत कम हूँ, तो मुझे बहुत लोग डांटते रहते हैं कि तुम ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा खाना खाओ, और मैं ज्यादा खाना खा नहीं पाती। और हर रेस्टोरेंट में जाके मेरा यही प्रॉब्लम है कि मैं मिनी थाली भी खत्म नहीं कर पाती। तो काश मुझे ऐसा सुपर पावर मिले कि मैं बड़ी सी थाली खा जाऊं। ये तो एक्चुअली काफी यूनिवर्सल है, क्योंकि मैं चाहूंगी तो चाहे खा लूं और मेरा वजन ना बढ़े। तो ये सुपर पावर तो मैं भी चाहती हूँ। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप अपने कोई ऐसी विचित्र आदत के बारे में बताएं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। विचित्र आदत। तो मुझे पेड़ों को गले लगाने का बहुत शौक है। आई एम ए ट्री हगर। तो मैं बहुत, जहां मुझे मौका मिलता है मैं तो जाके चिपक जाती हूँ पेड़ों से, और मुझे इतनी शांति मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। लेकिन मुझे ये भी पता होता है कि एटलीस्ट 2-3 लोग तो मुझे उस टाइम घूर रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है लड़की। लेकिन मुझे बहुत मजा आता है, तो मैं बहुत करती हूँ। और जब से मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे मौका भी बहुत मिल रहा है ये करने का, क्योंकि यहाँ पे इतने सुंदर पार्क्स हैं, कब्बन पार्क, लाल बाग। तो वहां पे तो ऐसे खुल्लम खुल्ला बिना किसी शर्म के मैं जाके पेड़ों से चिपक जाती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। और मैं लोगों को भी बोलती हूँ, अरे ट्राई तो करके देखो। तो क्या हो गया, लोग देख रहे हैं, ट्राई करके देखो। तो वो एक ऐसी चीज है मेरी जो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे वो करने में। मेरी विचित्र आदत है कि मेरे पास एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम स्किपर है, और मैं उसको मसाज देती हूँ। तो उसका हेड मसाज करती हूँ, शोल्डर मसाज करती हूँ, नेक मसाज करती हूँ। तो वो बड़ी खुशी से मेरे पास बैठ के अपना पूरा अंग का मसाज कराता है। तो वो एक मेरी विचित्र आदत है, जो मैं उसको मसाज देने में, उसको सिर्फ वही एक है जिसको मैं मसाज करती हूँ, बाकी किसी को नहीं मसाज करती हूँ।
जिसको मैं तो मसाज अच्छा करती है, हूँ। दोनों पार्टीज के लिए अच्छा है ये तो। अगला सवाल, एक ऐसी किताब या फिल्म का नाम बताइए जिसने आपके जीवन के नजरिए को बहुत प्रभावित किया है। हाँ, पिक्चर है इनसाइड आउट करके, एनिमेशन पिक्चर है जो जिसमें बहुत एक्सप्लेन, जिस तरह से वो पिक्चर बनाया है, तो उसमें वो आपके भावों को, इमोशंस को, किस तरह से वो इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है और किस तरह से वो हावी होने के बाद आप कैसे बिहेव करते हैं और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में है। और एक एनिमेशन पिक्चर है, तो बच्चों का पिक्चर है, पर बहुत ही फैंटास्टिक वे से समझाया गया है। तो आई थिंक हर एक आदमी को इनसाइड आउट देखनी चाहिए। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। एक ये है, और अगर हम कोई किताब लें तो रामायण, जो मुझे काफी चीजें सिखाती है और बहुत सालों से है, मतलब तो ये दो चीजें हैं जो मुझे आज भी प्रेरणा देती। तो मेरे लिए किताब है लुईस है की एक किताब है हील योर लाइफ। तो वो किताब बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में इम्पैक्ट की है। इनफैक्ट उस बुक की एक लाइन है कि वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। मतलब वो हमेशा मेरे साथ वो लाइन रही है, और वो हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे किसी और की सिचुएशन हो या मेरी जिंदगी की कोई सिचुएशन हो, तो वो हमेशा मुझे याद दिलाती है कि सामने वाला आपके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है, जैसा भी बिहेवियर है उसका, उसके पीछे भी कोई कारण है। तो वो चीज उनकी जिंदगी में भी कहीं से आई है, चाहे सामने वाला बहुत गुस्सा कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, पर उनके पीछे की भी एक कहानी है। ये चीज वो मुझे हमेशा याद दिलाती है। इनफैक्ट ऐसी किताब है जो कम से कम मैंने 10 से 15 किताबें मैंने ये गिफ्ट करी हैं लोगों को। क्योंकि अगर आप किताब नहीं पढ़ते हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ एक किताब पढ़िए जिंदगी में, तो मैं बोलूंगी आप ये किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत रिलेटेबल है। और इस किताब में एंड में एक लिस्ट है, वो भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि वो आपको काफी हद तक आपको बताती है, जैसे अगर आपके पैर में दर्द है, उसका क्या रीजन हो सकता है, और वो रीजन और उसको ठीक करने के लिए आप क्या टाइप की थिंकिंग रख सकते हैं, किस टाइप के एफर्मेशन बोल सकते हैं। तो वो लिस्ट वो ऐसी चीज है कि जब भी मेरी जिंदगी में कुछ होता है, मैं फट से, वो मेरे पास उसकी पीडीएफ भी है मेरे फोन में, तो कहीं पे भी मैं वो फट से खोल के देख लेती हूँ। और मुझे कितनी बार ऐसा होता है, मैं जैसे उसका रीजन पढ़ती हूँ तो एकदम मुझे ध्यान में आता है कि हाँ, मैं एग्जैक्टली यही कर रही हूँ। तो वो लिस्ट इन इट सेल्फ इज वेरी वैल्यूएबल। लेकिन वो किताब बहुत बहुत ही खूबसूरत किताब है, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर इट। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, चाय या कॉफी, आप क्या पीना पसंद करती हैं? चाय, देसी मसाला वाला नहीं, नॉर्मल टी। हाँ, अच्छा। एकदम बढ़िया। और मैं ना चाय पीती हूँ ना कॉफी पीती हूँ। कॉफी कभी कभी पी लेती हूँ, कभी कैफे में गए हैं तो, बट मुझे पसंद है या तो ग्रीन टी, नहीं तो हर्बल टी। तो हर्बल टी का मेरे पास पूरा कलेक्शन है, रोज टी, कैमोमाइल टी, तो मैं वो पीती हूँ अगर मुझे पीना है तो। बट ज्यादातर मैं या तो पानी पीती हूँ या मैं कभी कभी बटर मिल्क पीती हूँ। तो चाय कॉफी में नहीं पीती हूँ। तो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सुनीता जी, रैपिड फायर अच्छा, का। तो मुझे तो बहुत मजा आया आज बात करके। इतने हमने लंबे कॉन्वर्सेशंस कर लिए, और ऑब्वियसली दो थेरेपिस्ट से आप थेरेपी के बारे में सवाल पूछेंगे तो हम कैसे ही रोक पाएंगे अपने आप को। तो बहुत मजा आया। आई थिंक एक एंड में एक और क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो क्वेश्चन है शायद। हाँ, एक दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज, थेरेपी के लिए पहली बार जाने वाले लोगों के लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बिल्कुल खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचार से आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। थेरेपिस्ट आपका दुश्मन नहीं है और वो आपकी मदद करना चाहता है। कोई चैलेंज मत लेके जाइए किसी भी थेरेपिस्ट के पास कि मैं देखूं कि ये किस तरह के हैं, ये क्या कर सकते हैं। ऐसे चैलेंज किसी थेरेपिस्ट को जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने काम में माहिर है, वैसे ही थेरेपिस्ट अपने काम में माहिर है। आप उनको चैलेंज ना कीजिए और खुले मन से थेरेपी का जो फायदा है वो आप उठाने के लिए जाइए कि आज से मेरी जिंदगी कुछ अलग होने वाली है, कुछ बदलने वाली है, और
उस उत्साह से जाइए कि मेरी जिंदगी बेहतर होने वाली है, ये एक दृष्टिकोण रख के जाएंगे ना तो आपका बहुत फायदा हो। क्योंकि जिस जिस सोच से हम कोई काम करते हैं वो सोच हमको रिजल्ट देता है। तो अगर हम चैलेंज करते हैं तो वो रिजल्ट वैसे ही होगा, और अगर हम पर्दे के पीछे छुप के जाते हैं तो फिर वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप खुले मन से, खुले विचार से जाएंगे तो आपको खुलापन मिलेगा और आपकी जिंदगी बेहतर। बिल्कुल। और अपने तरह से मैं बोलूंगी कि अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले से सोच के मत जाइए कि 1 सेशन, 2 सेशन, 10 सेशन, मतलब कितने लोग ऐसे पूछते हैं कि कितने सेशन लगेंगे। जितना तो हम हमेशा ये बोलते हैं जितना जल्दी हम रीजन को ढूंढ पाएंगे उतना जल्दी सेशन होगा। जैसे हमने आपको पता है कि कई बार 1 सेशन में भी रिजल्ट मिलता है और कई बार ज्यादा समय भी लगता है। तो आप पहले से सोच के मत जाइए। जैसे सुनीता जी ने कहा, आप ये बस सोच के जाइए कि मुझे अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब हो गया बहुत, अभी इसको मेरे को अपने पास्ट में डालना है, अभी इसको मुझे खत्म करना है। अब वो पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो पूरे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा उसमें। जो रोड ब्लॉक्स जो आपकी जिंदगी में है, तो पहला रोड ब्लॉक हम खुद बनते हैं उस प्रॉब्लम के लिए। तो आप पहले अपना रोड ब्लॉक खुद अगर आप हैं, आप हटाइए और फिर आप जाइए, और आप डरिए मत। क्योंकि थेरेपी, जैसे सुनीता जी ने बोला, कई बार थेरेपी कुछ मुश्किल भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें हैं जो इतने सालों से हमने दबा के रखी हैं। कितना गुस्सा हमारे अंदर होता है जो हमने फील नहीं किया है। तो कई बार थेरेपी सेशन में वो सब चीजें जो इतने सालों से आपने दबा के रखी है वो बाहर आती हैं। और थेरेपिस्ट एक वो इंसान है जो इन चीजों के लिए आपको जज नहीं करता है। वो एक ही इंसान है जो आपके लिए वो स्पेस क्रिएट करेगा जहां पे आप जो आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इस चीज में तो मैं गलत हूँ तो थेरेपिस्ट मेरी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। हम समझते हैं कि हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां भी करते हैं, हम सब अच्छे काम भी करते हैं। हमारे कुछ ख्याल भी ऐसे हो सकते हैं जो शायद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं कि थेरेपिस्ट भी जज करेगा, और कई लोगों को ऐसे थेरेपिस्ट मिलते भी हैं। तो हम समझते हैं वो चीज को, लेकिन आप हमेशा इस विश्वास से जाइए कि आपके पास जब जब आप जा रहे हैं थेरेपिस्ट के पास, तो आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट मिलेगा। और आपका जितने भी आपके फियर्स हैं, जितने भी आपके खुद के जजमेंट्स भी हैं, वो थेरेपिस्ट आपको देखने में मदद करेगा कि आप वो चीजों को हटा पाए। और एक चीज मैं बहुत और बोलना चाहूंगी कि कभी भी, जैसे आप स्मोकिंग के केस में सुनीता जी ने आपको कहा, कभी भी कोई आप किसी और को थेरेपी के लिए मत लेके आइए। ये आप नहीं बोल सकते कि तुम गलत हो, चलो थेरेपिस्ट के पास चलो। हमेशा जब तक कोई इंसान खुद तैयार नहीं है थेरेपी के लिए, थेरेपी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो उनको नहीं लगता वो गलत है, तो उनके लिए वो काम करेगी भी नहीं, और उनकी जिंदगी ठीक है, आपके हिसाब से ठीक नहीं है। तो थेरेपी के लिए आप आइए, क्योंकि आपको वो सिचुएशन के साथ एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत है। तो हमेशा थेरेपी, हम हमेशा बोलते हैं कि थेरेपी हम अपने ऊपर करते हैं। अगर कोई बदलाव लाना है हम अपने ऊपर लाते हैं। हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम खुद को पहले बदल सकते हैं। चेंज बिगिंस विद योर सेल्फ। तो ये थेरेपी का एक कोर प्रिंसिपल है, और आप उसी चीज को लेके जाइए। विश्वास रखिए, अगर थेरेपी आपकी जिंदगी में आई है, अगर थेरेपिस्ट कोई आपको मिला है जो आप जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो वो इसीलिए आपकी जिंदगी में आया है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि आप अपनी जिंदगी को आसान करिए थेरेपी के माध्यम से। और प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ज्यादा सोचिए मत ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, बस ट्रस्ट कीजिए। आप ये सोचिए आपने पैसा भर दिया, अब आपको थेरेपी का फायदा उठाना है। कैसे, क्या, क्यों, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, वो थेरेपिस्ट की प्रॉब्लम है। उन्होंने पैसे आपसे लिए हैं तो उन्हें पता है उन्हें अपना काम करना है। तो ये एक टीम वर्क होता है, और उसी अप्रोच के साथ आप आइए। आप थेरेपी के लिए आइए और अपना रिजल्ट लीजिए, इससे आपको भी खुशी मिलती है, थेरेपिस्ट को भी दी है। तो वो दैट इज द राइट अप्रोच टू थेरेपी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहती कि आप अपने थेरेपिस्ट से प्रश्न न पूछ। अगर आपको कोई प्रोसेस में प्रश्न है, या ये कैसे होने वाला है, या कोई डर है, कोई भय है, तो आप जरूर अपने थेरेपिस्ट से प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं कि मुझे ये डर है, और जो भी है आप बताइए। और थेरेपिस्ट है उसका जवाब देने के लिए। अगर वो नहीं जवाब दे रहा है, दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाइए। आपको ये थेरेपिस्ट पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाइए। पर हर इंसान के साथ नहीं
काम कर सकता। कई लोगों के साथ काम कर सकते हैं, कई लोगों के साथ नहीं कर सकते। अगर आपको पसंद नहीं आया थेरेपिस्ट, नो प्रॉब्लम, दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाइए। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे थेरेपिस्ट खराब है। हाँ, ये पर्टिकुलर थेरेपिस्ट आपके साथ वो क्या कहते हैं जुड़ नहीं पाए, राइट, तो दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाइए। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इसने मेरी बात सुनी नहीं है, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो वहां सोच विचार थोड़ी करते हैं, आप तुरंत ही डिसीजन लेते हैं और दूसरे डॉक्टर के पास जाते। सेम है थेरेपिस्ट के पास। तो अगर आपने एक दर्जी से सिलवाया और उसने कपड़े खराब कर दिए तो आप दूसरे दर्जी के पास जाते। सेम चीज, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अपनाइए। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल अंकिता जी, हमारे श्रोता ऑडियंस आपसे कैसे जुड़ सकते हैं खुशी जी हाँ। की ओर के लिए? जी हाँ, तो बिल्कुल हमारा खुशी की ओर का एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट इंस्टाग्राम पेज है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे से डिटेल्स दिए हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे ये यूट्यूब जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, आप उसमें कमेंट्स भी डाल सकते हैं। कोई भी आपके पास सवाल है, कुछ है, तो आप एक्चुअली कमेंट्स पे भी हमसे मिल सकते हैं और खुशी की ओर पे भी डीएम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने काफी डिस्कशंस किए हैं थेरेपी से रिलेटेड। हो सकता है आपके पास और भी सवाल हो, कुछ भी सवाल है तो आप डेफिनेटली लेके आइए। अगर जरूरी नहीं है कि हम दोनों में से कोई आपका थेरेपिस्ट हो, अगर थेरेपी से रिलेटेड जनरली भी आपके पास डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो हमारे साथ इस 5वें एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आशा है कि आपको ये हमारा गपशप बहुत अच्छा लगा होगा। और आप जरूर कमेंट कीजिए नीचे सेक्शन में, और बेल आइकन को दबाइए और शेयर कीजिए। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों को ये सब बातों के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। जैसे ही हमारा नया एपिसोड आता है आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ये कमेंट जरूर कीजिए। हर कमेंट हमारे सर आंखों पे है, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। और कोई भी प्रश्न है, जैसे अंकिता ने कहा है, जो भी प्रश्न है आप जरूर पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम आपके थेरेपिस्ट बने, पर आपको किसी भी चीज के बारे में पूछने का है या किसी चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप जरूर हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी आप हमारे इस प्रयास में कुछ लोगों का हाथ है जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जूम रिकॉर्डिंग्स, वंडरशेफ फिल्मोरा, कैनवा और फोनिक। हमारे इस एपिसोड की धुन है ट्वाइलाइट बाय ऑडियो स्टॉक। आपको ये एपिसोड यूट्यूब, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट के माध्यम से पहुंच रहा है। हमसे आप इंस्टाग्राम पे @खुशी की ओर यानी कि @KHUSHIKIOAR और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट अंतकरना प्रोडक्शंस की पेशकश है। हमसे जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए खुशी की ओर। नमस्ते। नमस्ते।